के उसके अलावा फिर मुझे साउथ इंडस्ट्री मूवीज़ के काफ़ी ऑफ़र्स आए। ऐसी बुक लिस्ट होती है वो नयन मैं आपको अपनी प्रोवाइड भी करा दूंगी, चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए नहीं किए जाते हैं कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे और फिर हमें उसका फ़ायदा होगा। कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो जाते हैं, कोई एक या दो मुश्किल से होता है पेपर में, लेकिन प्रीवियस ईयर से ना हमें यूपीएससी के एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है एग्जाम का प्रीलिम्स में। तो इस तरीके की अगर थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए तो एक बेटर प्रिपरेशन। मैं थोड़ी सी नाइट पर्सन हूँ, मैं अपने आप को एक नाइट पर्सन बोलती हूँ, क्योंकि मैं रात को मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने घर में ही रह के पढ़ाई की है, मैं कहीं बाहर लाइब्रेरी या मैं कहीं किसी पीजी वगैरह में कभी नहीं रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ। अलावा मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ, तो दिल्ली के बारे में भी कुछ प्रश्न, आपको मॉडल क्यों नहीं बनना है, आपको सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना है। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों के लिए मैंने कई सारे यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू किया। अभी हमारे साथ प्रियंका गोयल मैम है। मैम का सिलेक्शन 369 रैंक के साथ हुआ है यूपीएससी सीएससी एग्जाम में। तो मैम से आज हम बातचीत करने वाले हैं। मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, क्या स्ट्रगल रहा। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू नयन। कैसा लग रहा है मैम आईएएस बनने के बाद आपको? मुझे बेहद खुशी हो रही है और ये मेरा अंतिम प्रयास था, तो इसलिए मेरी पूरी तहे दिल से ये कोशिश थी कि इस बारी मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, तो वो हुआ है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली आई हैव अचीव्ड माय टारगेट। ओके मैम। मैम आप शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, नाम वगैरह सब कुछ बताओ। मैंने अपनी स्कूलिंग महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में की है केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं अपनी कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, तो इसलिए बीच में मुझे और कोई पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। पिछले 6 साल से मैं इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। पिछले प्रयासों में मैम आपने क्या गलतियाँ की? पिछले प्रयासों में मेरी कई गलतियां रहीं, जैसे कि मैंने जो यूपीएससी का एक डिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है उस पर मैंने एक दो शुरुआती अपने अटेम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए मैं जो पढ़ाई करती थी वो उतनी फोकस्ड नहीं हो पाई। उसके अलावा जब मेंस देने का नंबर आया तो मेरी जो आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस होती है वो भी बहुत कम थी। मुझे लगा था कि सिर्फ पढ़ाई करने से हो जाएगा, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती होती है। हमें अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और उसके अलावा एक दो जो और गलतियाँ मुझे लगती हैं वो ये है कि कभी कभी वैसे सबके साथ ही ऐसा होता है कि इतने अटेम्प्ट्स में हम थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को वापस से उठाना, वापस से उतना फोकस्ड करना, तो ये सब एक चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे अगर इतने ज़्यादा उनके प्रयास हो गए हैं, इतने अटेम्प्ट्स वो दे रहे हैं, तो उनको अपना एक पेशेंस ज़रूर बना के रखना चाहिए। ओके मैम। मैम जैसा कि हमने अभी भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपको कई सारे मूवी वगैरह का भी ऑफर था, आपने मॉडलिंग भी किया है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मैंने कॉलेज टाइम में मॉडलिंग की थी और एक एडवर्टीज़मेंट के लिए, मेरा फेस वॉश की एक एडवर्टीज़मेंट थी, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर वो मैंने की नहीं थी क्योंकि वो मेरा एम नहीं था। उसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू करी तो पहले मैं कहीं पे एक्टिव नहीं थी उतना, सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव नहीं थी, बट फिर थोड़ा सा अपने एक पढ़ाई को और एक अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपने मूड को चीयर अप करने के लिए मैंने वापस से मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई थी। तो उस दौरान मुझे काफ़ी सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स के ऑफ़र्स आए, काफ़ी सारे क्लोथिंग ब्रांड्स और अलग अलग ब्रांड्स के, ज्वेलरी ब्रांड्स के। उसके अलावा फिर मुझे साउथ इंडस्ट्री मूवीज़ के काफ़ी ऑफ़र्स आए, बट वो भी मेरा एम नहीं था, तो मैंने हमेशा ही उन सबको मना किया कि नो सर, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे कुछ और टारगेट्स हैं। तो लेकिन मैंने इस चीज़ को एज प्लान बी रखा हुआ था कि अगर बिल्कुल ही अगर मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है एक सिविल सर्वेंट बनना, तब मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी। बट जब तक मेरे पास मौका है, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है इसको करने की, तब तक मैं यही करूँगी, क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है। मैम प्री का अपना मतलब स्ट्रेटजी बताइए, आपने कैसे कैसे तैयारी किया, क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह? प्रीलिम्स के लिए देखो, मैं ये कहूँगी कि एक बेसिक सी बुक लिस्ट होती है वो नयन मैं आपको अपनी प्रोवाइड भी करा दूंगी, चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा।
तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगी कि अपनी हमारी जो बेसिक बुक्स होती हैं उनका वो पढ़ना और साथ में उसका रिवीजन करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर है, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उस टाइप के क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, साथ में उसे रिवाइज करना चाहिए, उसके नोट्स बनाकर या कैसे भी जिन भी पॉइंट्स में हमें प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स हो सकता है। जी मैम, जैसा कि मैंने सुना है कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर का क्या फ़ायदा, क्या पैटर्न पता चलता है? नहीं, देखो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए नहीं किए जाते हैं कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे और फिर हमें उसका फ़ायदा होगा। कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो जाते हैं, कोई एक या दो मुश्किल से होता है पेपर में, लेकिन प्रीवियस ईयर से ना हमें यूपीएससी के एग्जामिनर का एक माइंडसेट पता लगता है कि उसने क्या ऑप्शंस दिए हैं और किस तरीके से उसमें जो ऑप्शन हमें टिक करना है उसको फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठकर आए हैं और ज़्यादातर उन टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमें एग्ज़ाम का एक पूरा नेचर समझ में आता है। उसको समझे बिना अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही स्कैटर्ड होगी, उसमें हमें समझ नहीं आएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर समझना, उनको बैठकर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैम मॉक टेस्ट का क्या योगदान है, आपने कितना मॉक टेस्ट लगाया था? देखो मैं ये कहूँगी नैन कि पहले क्या होता था ना कि हमें भी ऐसा ही सुनने को मिलता था। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं भी बहुत टॉपर्स वीडियो सुनती थी और टीचर से भी सुनती थी कि किसी एक कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए 30-35 टेस्ट तो वो सफिशेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से एग्ज़ाम का नेचर चेंज हो रहा है, इस बार का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। हाँ, इस बार का प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी चेंज्ड एक पैटर्न था, बच्चों के लिए बहुत शॉकिंग था, जो मुझे भी सुनने को मिल रहा है धीरे धीरे। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अब है ना एक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने भी इस बार अपने प्रीलिम्स में मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ की थी अच्छी, जो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पसंद है उनकी, तो मैंने वो करके फिर मैंने अपने रिवाइज़ किया था बाद में। उसमें से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं आती थी एक्सप्लेनेशन में से। क्योंकि क्या होता है ना कि अब कोचिंग वाले बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक बार तो पढ़ी जा सकती है, बट एग्जाम से पहले उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, रिवीजन करना। हाँ, उसमें वो बार बार उसका रिवीजन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो 60-70 टेस्ट पेपर्स के लिए मैं ना एक शीट बनाती थी, हर एक टेस्ट पेपर की एक सिंगल शीट, उस पर मैं उस इन्फॉर्मेशन को लिख लेती थी जो मुझे नहीं पता। और फिर पेपर आते आते ना मेरे पास 70-80 पेज की एक छोटी सी अपनी एक कॉपी बन गई थी, मैं उसको रिवाइज करके गई थी कम से कम 4-5 बार। तो इस बार होपफुली मेरा प्रीलिम्स में स्कोर बहुत अच्छा था, 88 कुछ की कट ऑफ थी 2022 में, और मेरे 107 कुछ हैं, तो लगभग 20 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से, जो कि बहुत मायने रखते हैं अपने आप में। तो मैंने इस बार यही किया था, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का नेचर अब चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का प्रीलिम्स में, तो इस तरीके की अगर थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए तो एक बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। ओके मैम, करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया था, कैसे किया था? करंट अफेयर के लिए मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये भी पढ़ना है, तो मैं उसको कभी कभी वो मेरा स्किप हो जाता था। लेकिन एक चीज़ है जिसने करंट अफेयर्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखे, और वो उस प्लेटफॉर्म का भी मैं नाम ओपनली ले सकती हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो ओनली IAS सुमित सर का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर उनका एक एडिटोरियल डिस्कशन आता है डेली का। उसके अलावा एक प्रीलिम्स बूस्टर करके उनके एक आती है, रिलेवेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो, और लास्ट में ना प्रीलिम्स के टाइम में वो एक कंपाइलेशन भी निकालते हैं उन्हीं सब न्यूज़ की, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, उसी में से मेरे करंट अफेयर्स कवर हो पाए थे। ओके मैम, साइंस टेक की तैयारी आपने कैसे किया था, साइंस टेक के लिए क्या किया था? साइंस एंड टेक के लिए मैंने 9th और 10th की NCERTs ही रीड की थी, लेकिन उसके अलावा जो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में उसमें से इतना कुछ आता नहीं है, सिर्फ करंट बेस ज़्यादा टेक्नोलॉजी के, जो आजकल 5G हो गया या जो भी हमारा स्पेस रिलेटेड हो गया, यही सब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वो मेरा करंट अफेयर से ही कवर हुआ। ओके मैम, जैसे कि मैम मुझे याद आया NCERT से, मैं क्वेश्चन हर जगह पूछता हूँ, हर टॉपर के यहाँ जाता हूँ, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में NCERT का क्या योगदान है? क्या बिना NCERT पढ़े इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना हमारी एक फाउंडेशन क्रिएट करती है। देखो कोई भी, जैसे घर हम बिना फाउंडेशन के नहीं बना सकते ना, उसी तरीके से यूपीएससी की एक तैयारी है जो NCERTs के बिना अधूरी है। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम जब इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो हम एक बच्चे की तरह ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा तो हम उसके ऊपर हायर बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। इसीलिए मेरा मानना
है कि 6 से लेके 12th तक की जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, कम से कम 1-2 रीडिंग उन्हें ज़रूर दें। और स्पेशली जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी तो मैंने पूरी एनसीईआरटी से ही किया उसके लिए, क्योंकि मेरा जीएस में ही पढ़ना था, मेरा ऑप्शनल वो नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरा एनसीईआरटीज़ पे उसके लिए रिलाई किया। उसके अलावा हिस्ट्री में था कि एनसीईआरटीज़ तो थी साथ में एक स्पेक्ट्रम करके बुक आती है बाय राजीव वहीर, उसको मैंने साथ में फॉलो किया। तो बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके मैम, मैं अपना पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ, कैसे कैसे आप दिन की शुरुआत करते थे, फिर क्या क्या कैसे पढ़ाई वगैरह सब कुछ बताओ। तो मैं थोड़ी सी नाइट पर्सन हूँ, मैं अपने आप को एक नाइट पर्सन बोलती हूँ, क्योंकि मैं रात को, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने घर में ही रह के पढ़ाई की है, मैं कहीं बाहर लाइब्रेरी या मैं कहीं किसी पीजी वगैरह में कभी नहीं रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी, तो इसलिए। पर दिन में थोड़ा सा फैमिली में होता ही है, कुछ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस, तो इसलिए मैं रात को ज़्यादा पढ़ाई करती थी। तो 10 बजे से लेके सुबह के 5 या 6 बजे तक मैं लगातार पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर मैं सोती थी, और फिर दिन में जो 4-5 घंटे का टाइम बचता था, उसमें मैं ज़्यादातर अपने करंट अफेयर, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह तभी दिन में इजीली पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा कोई 1-2 थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ताकि वो बोरिंग ना लगे, रात को नींद ना आए, तो इसलिए मैं उनको दिन में ही कवर कर लेती थी। और रात को मैं थोड़े से 1-2 जो एक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो उनको मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी। उसके साथ मैं थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, या फिर कुछ प्रीलिम्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें मैं रात को करती थी। ओके, सबसे ज़्यादा मज़ा मैम आपको हिस्ट्री पढ़ने में आता था? नहीं, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने में नहीं आता था, सब्जेक्ट्स तो सारे ही बहुत अच्छे थे, बट मुझे पर्सनली पॉलिटी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, और मेरा ऑप्शनल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस बार इनफैक्ट मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके अंदर, लाइक पूरे ऑल ओवर 292। ऑप्शनल मतलब पूरे इंडिया में आपका सबसे हाईएस्ट है? हाँ, 292 मार्क्स सबसे हाईएस्ट हैं। वो मैंने अंसारी सर हैं ल्यूकमान आईएएस के, तो उनकी मैं स्टूडेंट थी पबैड को लेकर, और उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे आंसर्स इवैल्यूएट करके उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रूव कराया, क्योंकि लास्ट पबैड में मेरा स्कोर था 216, वहाँ से 292 पर जंप करना सीधा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने मुझे उसमें हेल्प किया। तो वो पॉलिटी और पबैड लगभग रिलेटेड थे, तो इसलिए पॉलिटी पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता था। मैम ऐसे की तैयारी आपने कैसे किया था? ऐसे की तैयारी, ऐसे में हालांकि उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं इस बार, लेकिन ऐसे की तैयारी के लिए मैंने कहा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हैं, क्योंकि जैसे अभी शुरू के, बहुत पुराने नहीं, क्योंकि अब ऐसे का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, अब कोटेशन बेस ऐसे आने लग गए हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए मैं ना प्रीवियस ईयर पेपर उठाती थी, उसमें जो कोटेशन है या जो भी उन्होंने पूछा है उसके ऊपर मैं खुद से ऐसे लिखती थी, और फिर हमारा ना फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, ऐसे के लिए लगभग एक ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ थिंग थी, और उसके अलावा मेरे 1-2 मेंटर्स थे जिनके साथ मैं पर्सनली जुड़ी हुई थी, तो मैं हमेशा उनको भेजती थी अपने ऐसे, और फिर वो इवैल्यूएट करके उसको मुझे देते थे, तो वहीं से मेरी तैयारी हुई है ऐसे की। ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा अलग से मैंने कुछ नहीं किया। ओके मैम, इस एग्ज़ाम के दौरान कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा कुछ हुआ हो? ऐसे थॉट्स कभी कभी आते थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया था तैयारी करते हुए, और बहुत बारी ऐसा था कि क्लियर भी नहीं हो रहा था, जैसे प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बारी सीसैट ही नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था बीच में, 2020 में सीसैट नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों के बाद ना एक दो बार थॉट्स ऐसे आते थे कि मुझसे सीसैट भी नहीं हो रहा है, या फिर मुझसे प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, मेंस मैंने एक ही बार लिखा है अभी तक, उसके बाद दोबारा मैं कब लिख पाऊँगी, वो होगा या नहीं। तो इस तरीके के थॉट्स बार बार आते थे, लेकिन एक चीज़ थी कि वो था खुद के ऊपर जो मेरा विश्वास था, चाहे मुझे कितना भी डीमोटिवेटेड फील हो, लेकिन वो विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग था, और एक सिविल सर्वेंट बनने का के जो मेरे रीजंस थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो मुझे ऐसे गिरने नहीं देते थे, वो मुझे वापस ऐसे बैक टू पेस लेकर आ जाते थे कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब करते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 बार में नहीं हो रहा है, सबकी किस्मत अलग होती है, सबका पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन अगर ये मेरे उसमें है तो मैं अपनी मेहनत से इसे ज़रूर हासिल कर लूँगी। ये मेरा एक जज्बा बना रहा पूरे 6 साल तक। ओके मैम, जैसे कि मैम यूपीएससी का रिजल्ट आता है, पीडीएफ जैसे ही आता है, टॉपर्स को मतलब खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन लाखों सपने टूट भी जाते हैं, पीडीएफ आते हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है?
देखिए ये ना मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसी के बारे में उन्होंने बात की थी कि भाई जिनका हुआ है ठीक है, पर जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे निराश ना हो। स्पेशली जिनके पास अभी अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं उनसे तो मैं यही कहूँगी कि मैंने अपनी जर्नी से इतना ही सीखा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो होपफुल आप हमेशा रहें। और अगर किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट भी था तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। आप इसको अपनी लाइफ ना बनाएं, अपने आप से बिल्कुल अपनी सोल से अटैच करके अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ज़रूर ब्रोकन फील होगा, पर ऐसा ना करें बिकॉज ये एक एग्ज़ाम है और इसके अंदर हमें हमारी देश की सेवा करने का ही मौका मिलता है। उसके लिए अभी और हज़ारों मौके हैं, हमारी गवर्नमेंट और बहुत कुछ कर रही है और सब में ना एक कैपेबिलिटी होती है, सबका एक अपना टैलेंट होता है कहीं पे कुछ करने का। अगर वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। आप अपना वो टैलेंट ज़रूर कहीं पे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और उससे मुझे यकीन है इससे बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मैं यही कहूँगी। इंटरव्यू की तैयारी मैम आपने कैसे किया था? नैन, इंटरव्यू की तैयारी के बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सच ये है कि मैंने इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो होता है वो ना हमारी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए होता है, हमारी पर्सनालिटी के अंदर कितनी सच्चाई है हमारे व्यक्तित्व में, उसको वो वहाँ पे चेक करने के लिए होता है। तो तैयारी करके ना हम उसको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बना लेते हैं। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मॉक्स देते हैं, मैंने भी दिए थे पर मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए, मैंने सिर्फ 3-4 ही दिए थे और उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब ठीक है ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, यहाँ पर सिर्फ हम आ रहे हैं अपना थोड़ा सा चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं है, बट अदरवाइज जो रियल होगा वो वहाँ पर जो हमारी रियल पर्सनालिटी है वो निकल के आ जाएगी। और मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मेरा थोड़ा सा एक हैप्पी एक जॉली नेचर है, तो उसके बेसिस पर मैं अपनी ओरिजिनलिटी को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर पाऊँगी। और फिर थोड़ा सा मेरा डैफ भी एक डायनामिक था बिकॉज उसके अंदर मेरी हॉबीज़ जो मैं जैसे मेरी सेमी क्लासिकल डांस मेरी हॉबी है। मैम कुछ क्वेश्चन बताओ कि वहाँ पे क्या क्या पूछा गया था आपसे? मुझसे नैन इंटरव्यू में जो मेरा डैफ ही है उसी के रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेनली तो मेरा जो इंटरव्यू था ना वो विमेन एम्पावरमेंट के नेक्स्ट डे विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक पे था, क्योंकि वो विमेन इंटरनेशनल डे के अगले दिन था। 9 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 8 तारीख को पूरा इंटरनेशनल डे होता है विमेन का, तो इसलिए वो मुझे बहुत थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं एक लड़की भी हूँ, तो यही हुआ, मुझसे उस पर क्वेश्चन पूछे गए। और वो टॉपिक मेरा मैं मानती हूँ कि वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं अच्छे से उस चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं उसको गहराई से समझती हूँ इसलिए। उसके अलावा मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ, तो दिल्ली के बारे में भी कुछ प्रश्न थे कि अगर मेरी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, मैं यहाँ पे SDM लगती हूँ, तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, मैं उसके लिए क्या करूँगी। उसके अलावा फिर मेरे डैफ से क्वेश्चन थे, जैसे कि ये मेरा मॉडलिंग का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था उसके रिगार्डिंग कि आपको मॉडल क्यों नहीं बनना है, आपको सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना है, तो उसके ऊपर सवाल थे। उसके अलावा जो मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे ये सेमी क्लासिकल डांस मेरी हॉबी है एक, उसके अलावा डायरी राइटिंग मैं करती हूँ, उसके ऊपर भी मुझसे सवाल पूछे गए थे। तो बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड सा मेरा इंटरव्यू था और बहुत ही एक हंसी खुशी का माहौल भी मेरे इंटरव्यू में बन गया था, तो इसलिए मुझे वहाँ बैठे बैठे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। मेंबर्स भी काफ़ी खुश लग रहे थे उससे। मेरे लिए भी एक वो कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली चीज़ थी कि भाई सब लोग खुश दिख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मुझे मार्क्स भी मिले हैं। मेरे 193 मार्क्स हैं इंटरव्यू में, जो कि बहुत ही हाईएस्ट में काउंट होते हैं, तो इसलिए मैं अपने इंटरव्यू को लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया और आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू नैन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी बातें रखने की और इतने ध्यान से आप सबने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू। मैम अंत में आप मतलब हमारे जो नए एस्पिरेंट है उसे क्या संदेश देना चाहोगे, जो UPSC की तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं, उसे आप बताओ क्या कहना चाहोगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपना मन बना लिया है पक्का कि आपको तैयारी करनी है, तो आप अपने मन में आप कभी कोई सेकंड थॉट ना आने दें। देखिए ये तैयारी ना नॉलेज से ज़्यादा हमारे पेशेंस, हमारे परसीवियरेंस की है। आपको गिव अप नहीं करना है, आप उसी भावना को अपने मन के साथ लेकर चलिएगा आगे, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। उसके साथ एक राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमें मंजिल तो पता है पर हमें वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं पता। रास्ता पता होना भी उतना ही ज़रूरी
ज़रूरी है अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो आप गाइडेंस पे ज़रूर ध्यान दें। वो किसी से भी लें, चाहे आप किसी टॉपर से लें, आप किसी फ्रेंड से लें, सीनियर, मेंटोर, टीचर, किसी से भी ले सकते हैं, पर ज़रूर लें। उसके बिना तैयारी शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।